तो हम लोग जो है इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, ठीक है ना। हाँ, तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम लेंगे उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे। तो एक सिस्टम है, इस सिस्टम का इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 मान लेते हैं और ये चेंज होकर के हो गया U2, ठीक है। U1 से U2 आने में किसी भी तरीके से कोई भी मेथड से हम चेंज करें, ठीक है, किसी भी मेथड से चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, है ना। सबसे सिंपल उपाय है ऑब्जर्व करने का, इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है या नहीं, कि उसके टेम्परेचर में चेंज हुआ कि नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ कि नहीं, ये अगर हमको पता करना है तो देख लेंगे कि टेम्परेचर में चेंज हुआ कि नहीं। यानी अगर मान लो कि यहाँ पर टेम्परेचर T1 होगा तो टेम्परेचर जो है T2 हो जाएगा। अगर T1 और T2 इक्वल है तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन है इंटरनल एनर्जी का। इक्वल नहीं है कि जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही इंटरनल एनर्जी, ये इक्वल नहीं है, लेकिन हम उस प्रोपोर्शन में होता है ना। टेम्परेचर जिस प्रोपोर्शन में चेंज हुआ है उसी प्रोपोर्शन में इंटरनल एनर्जी में भी चेंज होता है। डायरेक्टली हम इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी फैक्टर्स, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच यू कैन इमेजिन, ठीक है ना। जितने तरह का फैक्टर तुमको नज़र आता है, सारे फैक्टर्स पर इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। दैट्स वाई इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी। दैट इज वाई वी स्टडी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नॉट द इंटरनल एनर्जी, एंड देन वी इंटीग्रेट to calculate the internal energy. So indirectly we calculate internal energy, ठीक है ना। पहले हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी स्टडी करेंगे। इंटरनल एनर्जी जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। कल सीखे थे ना, हाँ, कि जब हमको इंटीग्रेट कर देते हैं तो छोटा चीज़ बड़ा होकर के वो टोटल हमको दे देता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं? DU लिखेंगे। उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको U मिल जाएगा। समझ गए? तो डायरेक्टली हम जो है इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वी विल बी स्टडिंग द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, अब जैसे रिएक्शन है, मान लो कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें हम वाटर दे दिया, ठीक है ना। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, सोडियम आयन बनाएगा, ठीक है, OH माइनस आयन बनाएगा, प्लस H2O रहेगा और प्लस हीट एनर्जी रिलीज। तो इधर क्या था? ये तो दोनों रूम टेम्परेचर पर था, हाँ, रूम टेम्परेचर पर था ना दोनों। ये दोनों क्या था? रूम टेम्परेचर पर था। सिर्फ हम मिक्स कर दिए तो दोनों में केमिकल इंटरेक्शन हुआ। इंटरेक्शन होने के बाद जो हीट एनर्जी रिलीज किया पूरा गर्म हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन प्लास्टिक के बर्तन में कराएंगे तो प्लास्टिक का बर्तन फट जाएगा। समझ गए ना? आई बात समझ में? इतना गर्म हो जाता है, तुम्हारा हाथ पैर जल सकता है, इतना गर्म होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। आई बात समझ में? दूसरा होगा कि हम लोग अमोनिया का रिएक्शन जो है करवा देंगे हम किसी एसिड से तो ठंडा हो जाता है। तो उसमें क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया हीट एनर्जी का। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ कि नहीं? चेंज इन टेम्परेचर होता है कि नहीं? हाँ, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हम करवाएंगे कोई एसिड से तो वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक किसी से भी करवाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने में क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया। आ गई बात समझ में? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जो है ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इंटरनल एनर्जी।
So that is why we calculate change in internal energy. Delta U इक्वल टू क्या होगा, U2 माइनस U1. ये क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी ये हुआ इनिशियल और ये हुआ फाइनल. ठीक है, और ये हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, और अगर ये स्मॉल चेंज करना है तो फिर du लिखेंगे. स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो du लिखेंगे. ठीक है, और बड़ा चेंज दिखाएंगे तो डेल्टा यू लिखेंगे. समझ गए? हाँ, डीपी कहाँ से आ गया यहाँ, हम इंटरनल एनर्जी का बात कर रहे थे, डीपी कहाँ से गया, वो तो प्रेशर है. ठीक है, समझ गए इसको? केमिकल रिएक्शन में हम लोग देखेंगे क्या हुआ, इसका इंटरनल एनर्जी हो गया यू आर रिएक्टेंट, इधर का इंटरनल एनर्जी हो गया यूपी. ठीक है, ई मतलब प्रोडक्ट, आर मतलब रिएक्टेंट. ठीक है ना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी रिएक्शन में क्या लिखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू यूपी माइनस यू आर. ठीक है ना, क्लियर? उत्तर प्रदेश माइनस राजस्थान. ठीक है ना, हाँ, याद रखना. तो इस तरीके से हम लोग जो है इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा. तो हम लोग इनडायरेक्टली इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं, उसका रीजन बताया गया है. बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, अब क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं. अब सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी. ठीक है, तो सिग्निफिकेंट या सिग्निफिकेंट फीचर लिखो, सिग्निफिकेंट फीचर ही लिख लो, फीचर ऑफ इंटरनल एनर्जी. पहला फीचर क्या है इसका, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करता है मास के ऊपर और साइज के ऊपर. मतलब ये डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर और साइज के ऊपर. ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्वांटिटी और साइज के ऊपर, क्वांटिटी एंड साइज. ठीक है, एज डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी एंड साइज ऑफ द सिस्टम. ठीक है, आगे समझ में. दूसरा क्या होगा कि डेल्टा यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, डेल्टा यू रिप्रेजेंट क्या करता है, हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब. ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकता है. ठीक है, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब. ठीक है, इन ए रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर? और
कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, पहला तो हुआ कि तीनों पर अलग अलग वो डिपेंड कर सकता है, लेकिन अगर दो कंबाइन करेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर और वॉल्यूम का एक साथ चलेगा। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एक साथ रहेगा। ठीक है, आगे समझो, प्रेशर वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, वॉल्यूम वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं, इसको हटा देते हैं, इंथैल्पी में यूज करते हैं ना, इसलिए इसको यहाँ से हटा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर जो है में के समय जो एनर्जी चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंथैल्पी। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब एनर्जी का इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद जो है डेल्टा यू पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। ठीक है, अगर मान लो प्रोडक्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन रिएक्टेंट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा ना, मतलब डेल्टा यू लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट से तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर। उसके बाद चौथा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है 0 है। ये है सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंटरनल एनर्जी। दीज आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंटरनल एनर्जी। कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक, क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिजिक्स में पढ़े होगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ोगे फिजिक्स में, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से क्या, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो सारा जो है आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। फैन जब चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, आए बात समझ में ना। तो सब जगह सब एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, कन्वर्ट हो सकता है एक दूसरे में, लेकिन उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते और ना ही कुछ हम बना सकते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन हम उसको बर्बाद नहीं कर सकते।
ठीक है, और ना ही कोई नया एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरफ से लिखा, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। कोई भी केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होता है तो इस यूनिवर्स का एनर्जी कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है। जैसे अभी एग्जांपल लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर का रिएक्शन कराए, तो जिस कंटेनर में हम करवाएंगे रिएक्शन वो वेरी हॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी जो था पहले वो सराउंडिंग को दे दिया गया इसलिए हमको हॉट लग रहा है। तो सिस्टम और सराउंडिंग आपस में बात कर रहा है, सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हो गया और सराउंडिंग का इंक्रीज हो गया इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में क्या हो गया, और दूसरा एक एग्जांपल लिए थे, अमोनिया का रिएक्शन हम करवाएंगे किसी भी एसिड से, है ना, तो उस केस में ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी है सिस्टम का डिक्रीज हो गया। ठीक है ना, सराउंडिंग का डिक्रीज हुआ और सिस्टम का इंक्रीज हुआ। सिस्टम को एनर्जी की कमी थी, वो क्या किया, सराउंडिंग से एनर्जी को यूज किया, इसीलिए टेम्परेचर डाउन हो गया। ठीक है, तो दो तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होता है, एंडोथर्मिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो रिएक्शन में जो कंटेनर ठंडा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, उस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी जो सराउंडिंग से ले लिया, इसलिए हमारा सराउंडिंग ठंडा ठंडा नज़र आ रहा है ना। जिस कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे वही ना उसका सराउंडिंग है, तो उस कंटेनर से टेम्परेचर की हीट एनर्जी को ले लिया। ठीक है ना, आया समझ में। तो एक का बढ़ता है तो दूसरे का घटता है, यानी सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज करेगा तो सराउंडिंग का बढ़ जाएगा, सिस्टम का बढ़ेगा तो सराउंडिंग का डिक्रीज होगा, तो दोनों मिला करके तो उतना ही रह गया। जब भी कोई प्रोसेस होगा तो उसमें सिस्टम रहेगा और सराउंडिंग रहेगा। सिस्टम और सराउंडिंग मिला करके हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्स है ये। सिस्टम क्या है, एक स्पेसिफाइड पोर्शन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसी को ना सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद जो चारों तरफ है, बाउंड्री के आसपास जो भी है सब कुछ क्या है, उसका सराउंडिंग है। तो इसमें क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कम्युनिकेशन होता है। एक का एनर्जी डिक्रीज हुआ तो दूसरे का इंक्रीज होगा। अगर सिस्टम का एनर्जी डिक्रीज हुआ तो सराउंडिंग का इंक्रीज हो जाएगा, और सराउंडिंग का डिक्रीज हुआ तो सिस्टम का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल दोनों मिला करके हमेशा उतना ही रह जाएगा एनर्जी, टोटल एनर्जी में चेंज नहीं हुआ। एक का बढ़ेगा दूसरे का घटेगा, ऐसा चलता रहेगा इस दुनिया में। इस दुनिया में एक का एनर्जी घटेगा दूसरे का बढ़ेगा, ये चलता रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी इस यूनिवर्स का हमेशा उतना ही रहेगा, वो ना तो इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। समझ गया कि नहीं? हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में हम कैसे देख सकते हैं, ये तो हो गया थियोरेटिकल। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कराएंगे। मान लो ये सिस्टम है, अभी इनिशियल स्टेट में है, इनिशियल स्टेट है, ये सिस्टम है। अभी इसका इंटरनल एनर्जी U1 है। अभी सिस्टम है, इनिशियल स्टेट में है, इसका इंटरनल एनर्जी क्या है, U1 है। हम लोग इसके पहले दो चीज डिस्कस किए हुए हैं, एक Q डिस्कस किए हैं, दूसरा W डिस्कस किए, ये है ना। हाँ, Q क्या है, हाँ पढ़ता क्या जब मालूम नहीं है Q क्या है। हाँ, चार्ज है। वाह वाह, वेरी गुड, फंटास्टिक नॉलेज यू हैव गॉट। चार्ज को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, चार्ज है, फिजिक्स है क्या ये। स्मॉल q हीट एनर्जी को डिनोट करता है। हीट एनर्जी से हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, हीट एनर्जी सप्लाई करके इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हम वर्क करेंगे तो उसका इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। तीसरा उपाय है कि हम हीट एनर्जी भी सप्लाई करेंगे और वर्क डन भी करेंगे। तीनों चीज हो सकता है ना, सिर्फ हीट एनर्जी सप्लाई करके इंटरनल एनर्जी चेंज होगा,
सिर्फ वर्क करके उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, और तीसरा केस होगा कि हम हीट एनर्जी भी सप्लाई करेंगे और वर्क भी करेंगे, तो दोनों मिल करके उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। ठीक है, तो हम देखो पहले ये इनिशियल स्टेट में है सिस्टम, अब इसको हम लोग Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई किए। ठीक है, तो अब इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, U1 प्लस Q, U1 प्लस Q हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक्सपेरिमेंट क्या किया, अब वर्क भी कर दिए। ठीक है, तो वर्क के चलते भी ना इसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो इसका इंटरनल एनर्जी पहले था U1 प्लस Q प्लस W। ठीक है, ये भी सिस्टम ही है, ये भी सिस्टम ही, तो चेंज हो गया। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल स्टेट हो गया। ठीक है, फाइनल स्टेट हुआ ना। हाँ, दो तरीके से हमने चेंज किया, हीट एनर्जी सप्लाई भी किए और वर्क भी किए, दोनों भी। तो इसके चलते हो गया इसका इंटरनल एनर्जी U1 प्लस Q, फिर ये भी वर्क डन भी किए, उसके चलते भी इसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ। ठीक है, फाइनली ये क्या हो गया, U2। फाइनल क्या होता है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 और फाइनल हो गया U2। ठीक है, तो कैसे समझा हुआ, U1 प्लस Q प्लस W इक्वल टू U2, यही ना हुआ, यही ना हुआ। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, Q प्लस W इधर रहने देते हैं और इधर आ गया U2 माइनस U1। ठीक है, हो गया Q प्लस W इक्वल टू डेल्टा U, उल्टा के लिख दो, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फर्स्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन of first law of thermodynamics। ठीक है, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम रिवर्सिबल प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस में अप्लाई करेंगे, है ना, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में अप्लाई करेंगे, फ्री एक्सपांशन में अप्लाई करेंगे। अब ये जो है एप्लीकेशन इसका, तो कल हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, समझ में आ गई, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है ना।